गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव जेट क्लासेज में। पिछले जो क्लास थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक एग्जाम के लिए, नहीं कि जेट, आईसीआर, बीएचयू, बल्कि जितनी भी एग्रीकल्चर की कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सब में ये टॉपिक आता है। कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा आपको। तो इसकी कुछ बातें अपन ने की थी, इसके परिभाषा के बारे में बात करी, इसके प्रकारों में बात करी, पर अभी ये टॉपिक और भी बचा हुआ है। इसके बारे में अभी जो प्रकार वगैरह हैं, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, वो बचा हुआ है। कुछ ऐसा समझो कि अभी ट्रेलर ही हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। तो यहाँ से मैं बात करूँ लैंगिक प्रवर्धन यानी कि बीज के द्वारा जो तैयार किया जाता है, अलैंगिक प्रवर्धन जो कि किसी वेजिटेटिव पार्ट, पौधे के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट या कायिक भाग से तैयार किया जाता है। हमने बात की थी कि जो लैंगिक प्रवर्धन है वो बीज के द्वारा तैयार किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो बीज होता है वो फूल के बाद तैयार होता है। तो जो पुष्प है उसमें नर और भाग है, उस पुष्प को छोड़ दिया जाए, फूल को छोड़ दिया जाए तो फूल क्या होता है, क्योंकि उसमें लैंगिक का मतलब नर मादा दोनों भाग होते हैं, तो वो क्या होता है फूल। उसको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जो पौधे का भाग बच गया वो क्या हो गया, कायिक भाग। उसकी अपन ने बात करी थी। अब यहाँ मेरा एक सवाल है, आप आंसर देना। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों की कुछ लाभ हैं कुछ हानि हैं, अपने अपने लाभ हैं अपने अपने हानि हैं, जैसा जिनका लाभ है उसका उपयोग कर लिया जाता है। अब मेरा एक सवाल है, आप वीडियो को पॉज करना, उसका जवाब देना कि ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में, यानी फ्रूट्स के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि जो एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, उनमें अलैंगिक प्रवर्धन उपयोगी सिद्ध होगा या नहीं होगा, ये आपको जवाब सोचना है। तो जो सवाल था अपना वो ये कि क्या सस्य विज्ञान की एग्रोनॉमिक क्रॉप हैं उनको अलैंगिक प्रवर्धन से हम तैयार करें तो क्या लाभप्रद हैं, क्या इसका आंसर देंगे। दूसरा प्रश्न है, क्या लैंगिक प्रवर्धन यानी बीज के द्वारा भी अलैंगिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उसकी तरीके से क्या बीज के द्वारा भी संभव है। ये दो प्रश्न है मेरे, इनका उत्तर आप देने का प्रयास करें। तो यहां से यदि बात करें अपन जो लैंगिक और अलैंगिक प्रवर्धन है इसमें डिफरेंस की बात करें तो कुछ लाभ होंगी कुछ हानि होंगी। यहां आप देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। तो लैंगिक परिवर्धन में क्या होता है कि जो पौधे तैयार होंगे वो पौधे विविधता में तैयार होंगे, विभिन्नता में। इसमें जो पौधे होंगे तैयार वो समरूप तैयार होंगे। क्यों, ऐसा क्यों? यहां हम देखेंगे कि जो लैंगिक प्रवर्धन होता है उसमें जैसे जो फूल होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक तो नर होता है एक मादा, नर मादा। इसमें दोनों में जब निषेचन होगा तो दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होगा, और दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होने की वजह से दोनों के गुण आएंगे, कुछ इससे आएंगे, कुछ इसके आएंगे, कुछ इसके आएंगे। तो जरूरी नहीं कि जो इनके पेरेंट्स थे उनके ही समान जो पौधा तैयार हो, बीज तैयार होगा, बीजांड में जो बीज तैयार होगा उसमें भी इन दोनों के जैसे गुण आए, इसलिए भिन्नता आ सकती है, विभिन्नता आ सकती है। यहां यदि बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो एक पौधा है उस पौधे का एक कोई भाग होगा, इस भाग को काट के हम दूसरी जगह लगाएंगे, इस भाग को। तो इस भाग को जब दूसरी जगह लगाएंगे तो इसमें इसी के समान गुण हमें दिखाई देंगे, यदि इसमें कोई पर्यावरणीय कंडीशन बदल नहीं जाए। मान लो कोई पर्यावरण की परिस्थिति ऐसी मिल जाती है पौधे को जो अपने पार्ट लगाया है जो कि पहले की तुलना में अच्छी नहीं है, तो फिर भिन्नता समरूपता नहीं रहेगी, फिर तो गड़बड़ हो सकता है। और बहुत अच्छी मिल जाए एनवायरमेंट कंडीशन इसको मान लो तो और भी अच्छा दिखाई दे सकता है। तो इसमें क्या होगा, समरूपता होगी, क्योंकि जो प्लांट है उसका पार्ट हम काट के लगाते हैं वहां पे। इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस वजह से क्या होता है कुछ गुण इसके आते हैं कुछ गुण इसके आते हैं, इस वजह से इस बीज में जो मात्र पौधे थे उनके समान गुण हों ऐसा जरूरी नहीं है। अगली यदि बात करें इसमें
तो जो आपसे सवाल किया गया था वो सवाल ये था कि ये जो लैंगिक प्रवर्धन है ये सस्य विज्ञान की जो फसलें होती हैं, सस्य विज्ञान की फसलें होती हैं, उनके लिए लाभप्रद होता है, और ये फल वाली जो फसलें होते हैं उनके लिए लाभप्रद होता है, फल वाली फसलें। अब आप देखना रीजन क्या होता है। रीजन ये होता है कि जो सस्य विज्ञान की फसलें होती हैं उन सस्य विज्ञान की फसलों में आप जानते हैं कि एक ही फसल में लाखों की संख्या में पौधे होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लाखों की संख्या में पौधे तैयार करना, कितनी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी ज़्यादा टेक्निक की आवश्यकता पड़ेगी। पर इसमें यदि बात करें फल वालों में, तो जैसे आम का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। आम में कितने एक हेक्टेयर में 100 पौधे आ जाएंगे, ठीक है। या इसके अलावा मान लो आम्रपाली इसकी किस्म ले लेते हैं तो 1600 आ जाएंगे। आम्रपाली किस्म ले ली तो कितने आ जाएंगे, 1600 आ जाएंगे। या अल्ट्रा डेंसिटी प्लांटिंग, अल्ट्रा डेंसिटी प्लांटिंग का मतलब होता है उच्च मात्रा में सघन पादप, यानी एक लिमिट है, एक जितनी लिमिट जो हाई से हाई है इतने पौधे अपन पौधे फल वाले पौधों के लगा सकते हैं, वो लिमिट है 7000 तक। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ तो 7000 है और कहाँ लाखों की संख्या में पौधे। इसलिए सस्य विज्ञान के लिए ये अलैंगिक विधि उपयुक्त नहीं है। उसका कारण आप समझ गए होंगे। अगली यदि बात करें तो जो लैंगिक प्रवर्धन होता है उस लैंगिक प्रवर्धन में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बीज के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, बीजू पौधे, यानी जो सिर्फ बीज के द्वारा ही तैयार करे जाते हैं, उनका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनको हम इसके द्वारा तैयार कर सकते हैं। उपयुक्त यही माध्यम रहता है, जैसे पपीता हो गया, फालसा हो गया। ये एग्जाम्पल है, पूछा भी जाता है एग्जाम में कि लैंगिक प्रवर्धन का उदाहरण या बीज के द्वारा कौन से तैयार करे जाते हैं। ये इसके द्वारा तैयार करे जाते हैं। ये लाभ है इसका, ये लाभ बता रहे हैं कि जैसे जो पौधे बीज के द्वारा तैयार हो सकते हैं वो लैंगिक विधि से करेंगे तो ये तैयार हो सकते हैं। जैसे सुपारी हो गया, वो भी कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा इसकी यदि बात करें तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज बनता ही नहीं है। तो मान लो जिसमें बीज बनता ही नहीं तो हम इसको इसके द्वारा कैसे करेंगे, समस्या पैदा हो जाएगी इसमें। तो जैसे एग्जाम्पल लें अपन केला, केले में देखें तो इसमें बीज नहीं बनता, तो फिर क्या करेंगे, हो ही नहीं सकता ऐसे तो प्रवर्धन। तो हम इसमें क्या करते हैं, आगे बात करेंगे, इसका भी प्रकार आएगा प्रवर्धन का कि कैसे करते हैं। तो केले में हम प्रवर्धन किसके द्वारा कर सकते हैं, अलैंगिक प्रवर्धन कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखें तो बीज के द्वारा इसको कर सकते हैं, तो ये लाभ हो गया। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको प्लांट पार्ट लेके कर सकते हैं, उनमें ये लाभ हो गया। इसके अलावा यदि देखें तो जो लैंगिक प्रवर्धन है उसमें जो प्रबंधन है, प्रबंधन की आवश्यकता अधिक होगी, यानी अधिक मात्रा में प्रबंधन करना पड़ेगा। इसमें प्रबंधन कम मात्रा में करना पड़ेगा। रीजन क्या होता है कि जो इसके द्वारा पौधे तैयार होंगे लैंगिक प्रवर्धन से, उनका आकार काफी बड़ा होगा, इनका आकार काफी बड़ा होगा। बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो भी क्रियाएं अपन करेंगे, जैसे प्रूनिंग हो गया, काट छांट जो भी करना है या कुछ स्प्रे करना होगा, तो आकार जब बड़ा है तो क्या आसान होगा, ये काम नहीं होगा आकार बड़ा होने के कारण। लेकिन इसमें आकार क्या होता है, छोटा होता है। इस वजह से जो प्रबंधन होता है ना, वो प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं, इसमें प्रबंधन आसान होता है। ये भी एक अंतर हो गया। इसके अलावा यदि बात करें लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन का, तो आप जानते हैं कि जो लैंगिक प्रवर्धन होता है उस लैंगिक प्रवर्धन में पौधे समय अधिक लगते हैं, यानी जो फलन हमारे पास आएगा पौधे, उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, अधिक समय लगेगा। तो समय अधिक हो गया, जो भी फलन देंगे इसमें अधिक समय लगेगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम कोई बीज नहीं लेते, प्लांट पार्ट लेते हैं, कोई भी प्लांट पार्ट लेते हैं। इस वजह से ये फलन जल्दी देने लग जाते हैं। तो फलन इसमें क्या होगा, जल्दी आएगा। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर और है इसमें, यदि इसकी बात करें लैंगिक प्रवर्धन की, तो समय अधिक लगता है, ठीक है ये बात।
लेकिन एक अंतर और है कि इसमें ये जो फलन है ना जल्दी देने लग गया, लेकिन जो फलन है लास्ट स्टेज की यदि बात करें तो इसकी लास्ट स्टेज जल्दी आ जाएगी, इसकी लास्ट स्टेज बाद में आएगी। जैसे शुरुआत कर दी इसने, मान लो कि 4 साल में शुरू कर दिया फलन देना, इसने 6 साल में शुरू किया, तो आगे जाके ये तो 35 बरस पर ही रुक जाएगा कि इन 35 बरस तक देगा, उसके बाद बंद कर देगा, ये 40 तक जाएगा। ऐसे तो इसमें क्या होगा, फलन की जो लास्ट सीमा है वो जल्दी आ जाएगी, इसमें लेट आएगी, ये भी एक अंतर है। इसके अलावा यदि बात करें तो अपन ने बात की थी, एक शब्द कल भी अपन ने उपयोग में लिया था, बहुपूर्णता। बहुपूर्णता क्या होता है, एक बार दोबारा देखने का प्रयास करें आप। पोली एम्ब्रियोनी, पोली का मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियो यानी एक से अधिक भ्रूण जब तैयार हो जाते हैं उसको बोलते हैं पोली एम्ब्रियोन। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कुछ किस्में होती हैं उसमें जो बीज होता है, वैसे तो क्या होता है नॉर्मली कि एक पौधे से जो एक बीज है उस बीज के द्वारा एक ही पौधा तैयार होता है, लेकिन इसकी यदि बात करें तो एक ही बीज के द्वारा जब निषेचन होता है तो एक से अधिक पौधे इसके द्वारा लग जाते हैं, एक से अधिक पौधे इसके द्वारा लग जाते हैं। अब यहाँ देखना आप लोग कि जैसे बहुपूर्णता की कंडीशन की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे सामान्य कंडीशन की बात करें तो जो नर और मादा होता है, उस नर व मादा में जब निषेचन होता है दोनों में तो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो इस अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेगा, इस अर्धसूत्री विभाजन से ये जायगोट बनेगा, अर्धसूत्री विभाजन से ये बनेगा इससे। और इसके अलावा बाद में क्या होगा, समसूत्री विभाजन, तो ये दूसरे भ्रूण बनेंगे। तो एक भ्रूण तो किससे बना, समसूत्री विभाजन से, बाकी भ्रूण किससे बने, बाकी भ्रूण समसूत्री विभाजन से, और जो ये एक भ्रूण बना, ये एक भ्रूण बना अर्धसूत्री विभाजन से। तो दोनों में अंतर होगा। अंतर क्या होगा कि जो अर्धसूत्री विभाजन से हुआ है वो और समसूत्री विभाजन से हुआ, इनकी वृद्धि में अंतर रहेगा। इसका जो वृद्धि दर है जो कि समसूत्री विभाजन से तैयार हुआ है एक भ्रूण, वो उसकी जो वृद्धि होगी वो धीमी होगी, यानी ये वृद्धि दर धीमी होगी, कम बढ़ेगा। ये जो बाकी होंगे उनकी वृद्धि दर अधिक होगी इसकी तुलना में, यानी इसकी तुलना में अधिक होगी। इस वजह से क्या होगा कि हम इसको पहचान लेंगे, इसको पहचान लेंगे और इसके माध्यम से जो अधिक पौधे जो कि लंबे हैं, जो लंबे पौधे तैयार हुए हैं, हम इनको पहचान के अलग कर लेंगे और अलग करके इनको लगा सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। होता क्या है कि बहुभ्रूणता में एक ही भ्रूण में, यानी बहुत सारे भ्रूण तैयार हो जाना, एक से अधिक पौधे इससे तैयार होते हैं। तो जब समसूत्री विभाजन इसमें होता है तो वो जो पौधा इससे तैयार होगा वो पौधा आकार में छोटा होगा, अर्धसूत्री से जो होगा और समसूत्री से होगा वो आकार बड़ा होगा। तो अब जो सवाल था मेरा, थोड़ी देर मैंने पूछा था पहले, वो ये था कि क्या अलैंगिक प्रवर्धन बीज के द्वारा भी तैयार हो सकता है? तो जरूर हो सकता है, ये उसका उदाहरण है। उसके द्वारा हम तैयार कर रहे हैं तो देखो एक से अधिक पौधे तैयार हो गए, इसको हम काम में ले सकते हैं। ये आखिर किस में होता है? दक्षिणी भारत में जो आम की किस्में होते हैं उनमें होता है, कुछ नींबू वर्गीय फल होते हैं उनमें होता है, उनमें इसको काम में लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि बहुभ्रूणता के माध्यम से भी पौधे, यानी बीज के द्वारा ही है, हालांकि बीज के द्वारा ही है, लेकिन बीज के द्वारा भी अलैंगिक प्रवर्धन करना संभव है, यह आपने यहाँ देखा। इसके अलावा यदि बात करें तो जो लैंगिक प्रवर्धन है उसमें जो पौधा तैयार किया जाता है उसमें मेहनत कम लगती है। इसमें जो पौधा तैयार किया जाता है उसमें अधिक टेक्निक की आवश्यकता होती है, इसमें मेहनत अधिक लगती है। तो ये पौधे अधिक महंगे मिलते हैं, ये सस्ते मिलते हैं। इसके अलावा यदि देखें तो यहाँ लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन में देखें दोनों में, तो जो फ्रूट हम तैयार करते हैं उसका तैयार करने का उद्देश्य और जो दाने तैयार करे जाते हैं जो कि सस्य विज्ञान में अपन तैयार कर रहे हैं, उनको तैयार करने का उद्देश्य जो है खाना ही होता है। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से देखें,
एक तो होता है डायरेक्ट उसका दाना काम में ले रहे हैं अपन, और एक व्यापारिक दृष्टि से देखें तो व्यापारिक दृष्टि से तो अलैंगिक प्रवर्धन उचित है, और बीज उत्पादन की दृष्टि से या नई जातियां उत्पादन की दृष्टि से लैंगिक प्रवर्धन उपयुक्त रहता है। इसका रीजन अपन देखेंगे क्या होता है कि लैंगिक प्रवर्धन में ऐसी क्या विशेषता है जो कि नई जातियां उत्पन्न करने के लिए लाभप्रद रहता है और ये व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद रहता है। तो ये किसकी दृष्टि से लाभप्रद हुआ? जो लैंगिक प्रवर्धन है वो नई जातियां उत्पन्न करने में, और ये व्यावसायिक दृष्टि से। कैसे? यहां यदि देखें नई जातियां तो ये कैसे होंगी? जैसे अपन ने बीज लिया, कोई बीज लेने पर मान लो कि एक पौधा है, कोई भी एक फल पौधा है, उसकी जो पौधे हैं, कोई पौधे जो इतना लंबा है, दूसरा पौधा इतना लंबा है, तीसरा पौधा इतना लंबा है, यानी लंबाई में भी अंतर है। फिर जो इनका उत्पादन है, उत्पादन की यदि बात करें तो मान लो ये पौधा उत्पादन दे रहा है 50 kg, ये दे रहा है 100 kg, ये दे रहा है 150 kg, 250 kg, ऐसे दे सकता है उत्पादन। तो यदि ये उत्पादन एक समान दे, मान लो कि 100 kg दे रहे हैं, अब ये जो सारे पौधे 100 kg दे रहे हैं, अब इससे नई जाति उत्पन्न करना चाहें तो संभव ही नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सभी का उत्पादन समान है, सभी का उत्पादन समान है, तो फिर नई जाति उत्पन्न करने से क्या फायदा। लेकिन यदि विभिन्नता रहेगी तो इसमें क्या है कि विभिन्नता होती है तो उस विभिन्नता का लाभ है। क्या लाभ है? कि जो सबसे अधिक उत्पादन आ रहा है ना, उसके द्वारा हम नई जाति पैदा कर सकते हैं। जो सबसे अधिक उत्पादन दे रही है उसी के द्वारा हम नई जाति उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि उसका उत्पादन अधिक है। यहाँ यदि बात करें तो व्यावसायिक रूप से हम देखते हैं कि जो फल होते हैं उनकी अपेयरेंस देखी जाती है, यानी कि मार्केट में जब लेके जाते हैं तो मान लो कोई फल है, उसके जो आकार हैं वो अलग अलग हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं आकार में। तो इस तरीके से यदि आप लेके जाते हैं तो वहाँ क्या होगा, जो फलों का आपको रेट मिलेगा वो कम मिलेगा। रीजन क्या होगा कि उसमें अलग अलग वैरायटी हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, जब ग्रेडिंग करेंगे तो उसमें वो नुकसान हो जाएगा। लेकिन यदि इसके द्वारा अपन तैयार करते हैं कि वो समरूप होते हैं, एक समान होते हैं, एक समान होने की वजह से उनका जो है रेट ज़्यादा मिलेगा, इसलिए व्यावसायिक दृष्टि से ये ठीक रहता है। लेकिन नई जाति उत्पन्न करने के लिए ये ठीक रहता है, क्योंकि इसमें वेरिएशन होता है, उत्पादन कम अधिक होता है, इसलिए जो अधिक उत्पादन वाली है उससे नई जाति उत्पन्न करी जा सकती है। तो इस तरीके से देखते हैं तो कुछ लाभ होता है, कुछ हानि होती है, और भी कुछ हो सकते हैं। पर यहाँ आपको मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ जो भी टॉपिक डिस्कस किया जाएगा उसी के साथ आपको एक काम करना है कि जो आपकी बुक्स हैं उन बुक्स को भी पढ़ना है। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो पॉइंट आपको बुक्स में देखते ही समझ में आ जाएंगे, तो उनके ऊपर टाइम खराब करना ठीक बात नहीं है। कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको आसानी से समझ में नहीं आता, उस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा गहराई से ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि मान लो कि अपन ने 2 पॉइंट पढ़ाए, 1 2, ये 2 पॉइंट पढ़ाए, इनमें से एक तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था और एक अच्छे से पहले से ही आता था, और इन दोनों के ऊपर मैंने मान लो 5 मिनट खर्च करे समझाने के लिए, ठीक है, पर इनमें से एक तो आपको आता था, ये तो टाइम खराब ही गया ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है ना, आप खुद ही यदि पढ़ लें तो मैं इसको छोड़ दूं, इसके ऊपर पूरा टाइम दे दूं, तो होगा क्या कि 5 मिनट पूरी इसको मिल जाएंगी, इसको अच्छे से अपन समझा पाएंगे, जो आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगी। फॉर्मेलिटी मेरे से पूरी नहीं करी जाती, जो भी समझाना है वो अच्छे से समझाएंगे। इसलिए किसी भी टॉपिक को समझो तो उसको अच्छे से समझो। तो जो चीज़ें आपको आती हैं जो नॉर्मल है, आप उनको खुद ही तैयार कर लें, उसमें टाइम खराब करने से फायदा नहीं है। आगे हम बात करते हैं जो प्रवर्धन है उसके प्रकार। तो जो सबसे पहला प्रकार है वो है डिवीजन। डिवीजन यानी विभाजन। आप किसी भी चीज को पढ़ें तो सबसे पहले आप जो शब्द दिया गया है उस शब्द का अर्थ को समझने का प्रयास करें, उसमें सारा कुछ समझ में आ जाता है। विभाजन का मतलब बंटना, यानी एक कोई पौधा है, इसका कोई पार्ट है जो जमीन में
संपर्क में आया, नई जड़ें उत्पन्न होगी, इसको एक नए पौधे के रूप में काम दिया, या इसके तने के रूप में, यहीं से तने के रूप में कोई पौधा नया पौधा तैयार होगा, इसको नए पौधे के रूप में काम में ले सकते हैं। ये विभाजन होता है। विभाजन का मतलब एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार हो जाना है। विभाजन होता है ना, टूट जाना एक तरीके से। मतलब विभाजन का अर्थ ऐसे होता है पौधे को, और दूसरी विधियां भी उनसे भी एक पौधे से दूसरा तैयार होता है। तो यहाँ क्या है, जो पौधा है उसी का विभाजन होता है, उसी का विभाजन हो जाता है, बट जाता है। इसके प्रकार की यदि बात करें डिवीजन की, तो जो पहला प्रकार है इसका, वो पहला प्रकार है रनर्स। इसको बोलते हैं ऊपरी भूस्थायी। ऊपरी भूस्थायी, इसमें होगा क्या कि जैसे ये एक पौधा है, इस पौधे में यहां से यानी इस जगह से, यानी ऊपरी यानी ऊपर, भू यानी जमीन, जमीन के ऊपरी हिस्से से इस तने में, जमीन के ऊपरी हिस्से से इस तने में एक शाखा जा रही है, ये ऐसे जा रही है, और ये जा रही है तब यहां क्या है कि जमीन के संपर्क में आ रही है। जमीन के संपर्क में आने से हमें पता है कि जो जमीन के संपर्क में आती है, तो जो चीज एक पौधे को उगने के लिए चाहिए वो इसको यहां से मिल जाती है, और इस वजह से क्या होता है, जड़ का फूटान होता है। इस जगह जड़ का फूटान हो जाता है और एक नए पौधे के रूप में तैयार हो जाता है, जिसको हम फर्दर आगे काम में ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, रनर्स। रनर्स की यदि एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास एग्जाम्पल दिए हैं रनर्स का, दूरदास और स्ट्रॉबेरी। दूरदास और स्ट्रॉबेरी इसके एग्जाम्पल। तो इसमें ऐसा होता है, दूरदास आपने देखा होगा ग्राउंड में कि एक जगह जहाँ से शुरू हो रहा है, थोड़ा सा लगाने के बाद कुछ समय बाद वो पूरे में फैल जाता है। उसका रीजन यही होता है कि जहाँ से वो टच करता है नया पौधा तैयार हो गया, फिर आगे आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद जहीं से टच हुआ नया पौधा तैयार हो गया। अगली यदि बात करें तो वो है सकर्स। सकर्स इसको बोलते हैं अंतर भूस्थायी। शब्द से स्पष्ट है, अंतर यानी अंदर, यानी होगा क्या, जैसे ये एक पौधा है, तो पौधा हमें पता है कि जमीन से बिल्कुल टच होते हुए तुरंत उग नहीं जाता है, थोड़ा सा नीचे होगा, तो यहाँ इसकी जड़ें, और ये जो थोड़ा सा तना है यहाँ जो थोड़ा सा तना है, इसी से एक नया पौधा, यानी यहाँ से जो पौधा है यहीं से एक पौधा, नया पौधा तैयार हो जाता है, इसको बोलते हैं सकर्स। यहां से, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर हुआ, इसमें जो नया प्लांट पार्ट तैयार हो रहा था वो जो तना है वो जमीन के ऊपर से था, इसमें जमीन के नीचे यानी जमीन के अंदर जो तना है ना उससे नया पार्ट तैयार हो जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपना केला, खजूर, सागवान, गुलदाउदी, एलोवेरा, ये इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब आप देखना यहाँ ये कितना यूजफुल है। केले में यदि बात करें तो केले में पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फलन होता है, लाभ देखना। तो जब पूरे जीवन काल में एक ही बार फलन होता है तो क्या हम पौधे जो केले के पौधे हैं बार बार उसका जो बाग है बार बार उखाड़े और बार बार लगाएं, कैसा संभव नहीं कर सकते। तो इसमें होगा क्या कि जैसे ये पास में यहीं से नया पौधा आ रहा है ऊपर की तरफ, ये नया पौधा यहीं से तैयार हो गया है, इसमें से हम ये नया पौधा आ गया, इसमें तो फलन हो चुका था पहले, इसमें पहले फलन हो चुका था, काम करने तो हम इसको तो हटा देते हैं, काट देते हैं, और ये ही एक नए पौधे के रूप में तैयार हो जाता है। फिर अगले साल फिर देखेंगे तो फिर इससे कोई निकल आएगा, फिर यहाँ से कोई निकल आएगा तो इसको काट देंगे, उसको काट देंगे। तो इस तरीके से करते हैं इसका लाभ। फिर अगली यदि बात करें तो वो आता है स्टोलन। स्टोलन
इसको बोलेंगे भूस्थल। इसकी यदि बात करें तो जैसे ये एक पौधा है, ये इसकी जड़ है, यहां से एक पौधा निकला और यहां जाके जमीन में टिक गया और जमीन में टिक गया यहाँ, तो हमें पता होता है कि ये भाग जो है फूला हुआ होता है। यहाँ से जो टिप वाला भाग होता है पौधे का फूला हुआ होता है और इसमें भोजन अधिक मात्रा में संग्रहित होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि नया पौधा तैयार होता है, इस जगह से एक नया पौधा तैयार हो जाता है, इसको बोलते हैं भूस्थल। आगे होगा समझ। अब आप देखना कि यहाँ और यहाँ दोनों के लिए दोनों के एक ही हो गए, कुछ एक जैसा लग रहा है, नहीं अंतर है थोड़ा। अंतर क्या है कि यहाँ बात कर रहे थे रनर्स में, तो वो भी जो तना है ऊपर से भी जा रहा था रनर्स, पर इसमें और उसमें अंतर है, उसमें कई जगह से एक से अधिक जगह पर पौधे तैयार हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो टिप वाला भाग होता है वो टिक जाता है सिर्फ यहीं से, वो आगे नहीं बढ़ता, आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं से वो एक पौधा तैयार होगा। इसको बोलते हैं स्टोलन या भूस्थल। इसके एग्जाम्पल है पोदीना और बरमुंडा घास, पोदीना और बरमुंडा घास। अगला जो प्रकार है उसकी यदि बात करें तो वो आता है ओक सूट। चौथा जो प्रकार है वो आता है ओक सूट। पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो ओक सूट है ये प्रवर्धन की विधि किसमें करी जाती है, तो इसका अच्छा उदाहरण है खजूर। यहां से यदि हम देखें तो विभाजन जो हमारा पॉइंट है उसमें ये प्रकार थे जिसको अपन ने डिटेल से देखा। इसके अलावा और भी इसके प्रकार हैं और भी कई विधियां हैं प्रवर्धन की, जिनको हम डिटेल से फर्दर अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप क्या करें, इनको अच्छे से इसकी तैयारी करें, आगे वाला जो पॉइंट शुरू होने वाला है उसको पढ़ के आए। इसी के साथ आप ध्यान रखें इनके एग्जाम्पल, ये उदाहरण ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ में आपके आ गया होगा। तो यदि आपके वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी और स्टूडेंट का भला हो सके तो इसको शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।